बच्चों, इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया डिजीज की। मतलब जो हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं उनमें आगे ऑटोसोमल की बात करेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, डिसऑर्डर है। ठीक है। ऑटोसोमल का मतलब हो गया कि इसके जीन्स जो होते हैं वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। ऑटोसोम पे प्रेजेंट होने का मतलब हो गया है कि भाई एक तो जो 22 क्रोमोसोम हमारे पास हैं ऑटोसोम्स, उनमें से किसी एक पर है। दूसरा हो गया रिसेसिव। इसका मतलब ये एक्सप्रेस होगा होमोजाइगस कंडीशन में। अगर रिसेसिव है तो एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन ओनली, है ना। ये होमोजाइगस कंडीशन में ही बनेगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि भाई एनसीईआरटी कह रही है कि अगर नॉर्मल आपको हीमोग्लोबिन बनाना है तो आपको जो जीन चाहिए वो है HbA, और अगर सिक्कल शेप हो रही है आरबीसी तो जीन का नाम है HbS। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं सिक्कल शेप का और सिक्कल सेल एनीमिया में होता क्या है। बेसिकली ये आप बताइए एन एग्जांपल ऑफ जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन, है ना। जीन म्यूटेशन या फिर क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। और उसमें भी आपको बताना है कि भाई सब्स्टिट्यूशनल टाइप का है। इसमें सब्स्टिट्यूशनल का मतलब क्या होता है, म्यूटेशन में जब आप बताइए कि वन न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोटाइड। मैं आपको समझा देता हूं यहां पर कि भाई मान लीजिए हमारे पास कोई जीन था, मतलब डीएनए। उस डीएनए में बेस सीक्वेंस फिक्स थी, जैसे हम बताएं C, T और C। ये थी 3 से 5, और 5 से 3 जो हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे G, A और G। ये आप बताइए डीएनए है हमारे पास। इस डीएनए से आगे फॉर्मेशन होगा आरएनए का। यहां ट्रांसक्रिप्शन हुआ। ट्रांसक्रिप्शन से जब आरएनए बनेगा मींस mRNA, तो उसमें सीक्वेंस बनेगी G, A और G। और आप बताएंगे कि इस GAG को हम नाम देंगे बच्चे कोडॉन, और इस कोडॉन से आप बताएंगे कि अमीनो एसिड बनेगा ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। सबसे पहले तो मैं डिफरेंस समझाता हूं, फिर सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे। अब आप बताइए कि अगर इसमें हो जाए म्यूटेशन, इसमें अगर क्या हो जाए म्यूटेशन, तो हम बताएंगे कि म्यूटेशन से जो कंडीशन हमारे पास CTC वाली थी यहां पर, वो इस डीएनए के अंदर कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। और डीएनए की कंडीशन चेंज होने का मतलब हो गया कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारे पास था उसमें कंडीशन हो गई है CAC, 3 to 5, और 5 to 3 अगर डीएनए पढ़ेंगे तो सीक्वेंस हमारे पास हो जाएगी G, T और G। ये डीएनए है हमारे पास। अब आप सोचेंगे कि इससे आरएनए कौन सा बनेगा, तो इससे हम आरएनए जो बनाएंगे ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, वो mRNA जो होगा उसमें सीक्वेंस बनेगी बच्चे G, U और G, क्योंकि आरएनए में A तो U के साथ ही जुड़ेगा ना। और ये अब जो कोडॉन है, ये कोडॉन यहां पर जो अमीनो एसिड बनाएगा वो वेलिन नाम का अमीनो एसिड होगा, वेलिन। ठीक है, हमने पढ़े हैं ये अमीनो एसिड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई यहां पर्टिकुलर A था, वो U से रिप्लेस हो गया। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो गया, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशनल टाइप का म्यूटेशन बताएंगे। ये जीन म्यूटेशन का ही एग्जांपल है। एक चीज, दूसरी बात आपको समझनी है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन है ना ब्लड में, आप बताते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है बच्चे, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं कितनी, 4। उन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में के नाम हम बताते हैं अल्फा, अल्फा डैश, बीटा,
बीटा डैश ऐसे करके। तो आपको याद करना है कि इसकी जो बीटा वाली चेन होती है, बीटा वाली पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, उसमें आप बताइए 1 नंबर अमीनो एसिड, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर पे आता है कौन? ग्लूटामिक एसिड। मतलब अगर हम इस पॉलीपेप्टाइड चेन को देखेंगे तो इसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होगा। अगर तो ग्लूटामिक एसिड 6th पोजीशन पे आ जाता है बीटा चेन में, तो आप बताएंगे कि आरबीसी जो बनेगी बच्चे वो नॉर्मल शेप की बनेगी और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगी। लेकिन अगर इसी बीटा चेन के अंदर हम बताएं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाए? वैलीन आ जाए। तो आप बताओगे कि भाई जो वैलीन 6 नंबर की पोजीशन में आ गया है, तो यहां पर जो आरबीसी बनेंगी, सही है, उन आरबीसी की आप बताएंगे कि जो शेप आएगी बच्चे वो सिक्कल शेप आएगी। और सिक्कल शेप आने से आप बताएंगे इनकी ऑक्सीजन के साथ जो बाइंडिंग है बच्चे, उसके लिए सरफेस एरिया कम हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगी, ऑक्सीजन को कम कैरी कर पाएंगे। पहली तो ये बात आपको समझनी है। दूसरा बात ये कि डिजीज जो है बच्चे वो सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके लिए नॉर्मल जीन है। मतलब नॉर्मल क्या होगा? हाँ, ये वाला जो केस है वो HbA है, लेकिन HbS जो हम बताते हैं बच्चे वो हम म्यूटेंट बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम इसमें ये आ गई है, सही है, ये वाली प्रॉब्लम इसमें डेवलप हो गई है इस जीन से। अब आप बताएंगे कि हमारे पास अलग अलग टाइप के जीनोटाइप आएंगे। अगर मैं बात करूंगा HbA और HbA की, तो आप बताएंगे कि नॉर्मल आरबीसी बनेगी। अगर मैं बात करूंगा HbA HbS की, तो भी आप बताएंगे कि नॉर्मल आरबीसी बनेगी। क्यों? क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में कभी भी रिसेसिव अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो आप बताएंगे कि HbS और HbS की अगर हम बात यहां पर करें, तो हम बताएंगे कि भाई आरबीसी जो आएंगी वो सिक्कल शेप्ड आएंगी। ये आपको समझना होगा। अब क्या होगा कि भाई पहले तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए सिकल सेल एनीमिया के बारे में। ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये आरबीसी। अब यहां ध्यान रखिएगा, अगर किसी बंदे के अंदर 1 मिनट में 1000 आरबीसी बन रही है तो बनेगी 1000 ही। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का बेसिक डिफरेंस है कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी के जो नंबर होते हैं वो चेंज नहीं होते। ये लाइन एनसीईआरटी ने थैलेसीमिया के बिल्कुल लास्ट में लिखी हुई है। आप बताइए कि यहां क्वांटिटी ऑफ द आरबीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ रहा है किस पे? हम बताते हैं आरबीसी की शेप पर। लेकिन थैलेसीमिया जो होता है बच्चे, उसमें हम बताते हैं कि जो हीमोग्लोबिन का नंबर होगा ना आरबीसी के अंदर, उस पर ही इफेक्ट आ जाएगा। यहां नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन या आरबीसी के प्रोडक्शन पर फर्क नहीं पड़ रहा, क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, शेप पर फर्क पड़ रहा है, क्वालिटी पे फर्क पड़ रहा है। लेकिन थैलेसीमिया में तो क्या होता है, क्वांटिटी पे भी फर्क पड़ता है साथ ही साथ, आपको ये समझना होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एक तो क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जाएगा, दूसरा इसका आएगा पेडिग्री। अब पेडिग्री कैसे पूछी जाती है मैं उस पर बात कर लेता हूँ। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, को ज्यादा मतलब घुमावदार या होच पोच वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस के अंदर पेडिग्री एनालिसिस है ना, वो इतना ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चे, सिंपल है। तो आप सिंपल रखिए। तो आपको ये जीनोटाइप तो पता चल ही गए हैं ऊपर कि कौन से जीनोटाइप से डिजीज होगा और कौन से जीनोटाइप से डिजीज नहीं होगा। उसी पे बात करेंगे अब हम। अब अगर हम इसके पेडिग्री की बात करें तो आपको समझना है कि भाई जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि भाई एक मेल पेरेंट, एक फीमेल पेरेंट, दोनों नॉर्मल, और इसमें क्या हो गया है कि बच्चों में डिजीज आ गया है, बच्चों में डिजीज आ गया है। जैसे मैंने कहा कि भाई इसमें यहां डिजीज आ गया, सही है, और आप बताइए कि इसमें भी यहां डिजीज आ गया। क्या सभी बच्चों में डिजीज आया है? हम बताते हैं नहीं आया। इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि भाई अगर पेरेंट्स में डिजीज नहीं है लेकिन बच्चों में आ गया, पेरेंट्स में डिजीज नहीं है लेकिन बच्चों में आ गया, तो इसका मतलब ये रिसेसिव ही होगा, रिसेसिव ही होगा, है ना। ये और कैपिटल ए स्मॉल ए वाले कॉन्सेप्ट से समझते हैं, लेकिन मैं ये वाला जीनोटाइप लिखूंगा ताकि आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग चीजें क्लियर हो जाए। तो आप बताइए कि यहां आएगा HbA और HbS, इधर भी आएगा HbA और HbS। अब अगर आप इनके अंदर गैमेट्स बनाओगे तो आप दो तरह के गैमेट्स बनाओगे, एक HbA वाला और एक HbS वाला।
तो आप बताओ, इसमें HbS आ गया, इसमें HbA HbS आ गया, इसमें HbA HbS आ गया, और इसमें SBS और HbS आ गया। तो बताओ, जिसमें ये होमोजाइगस कंडीशन में डेवलप हो गया, वहां पर क्या आ गया? डिजीज। तो रिसेसिव की ये पेडिग्री आपको सिंपली आपको याद करनी है, किसके लिए? सिकल सेल एनीमिया के लिए। दूसरी चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि अगर मैं सिकल सेल एनीमिया में बात करूं, तो मैं एक पेडिग्री दे सकता हूं कि भाई मेल पेरेंट जो है बच्चे वो अफेक्टेड है, फीमेल पेरेंट नॉर्मल है, और बच्चों में भी डिजीज आया है। लेकिन आपको समझना होगा कि सभी बच्चों में डिजीज नहीं आया, सभी बच्चों में डिजीज नहीं आया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनेगा कि भाई इसका तो डिजीज अगर आ रहा है तो HbS और इधर आएगा HbA HbS। सही है। अब आप ये समझिएगा कि ये हेटेरोजाइगस है फीमेल, तो इसमें HbS वाला गैमेट बनेगा, इसमें HbS वाला ही गैमेट। इससे एक टाइप के, इसके दो टाइप के। तो आप बताइए कि कंडीशन HbS HbS, HbA HbS, ये दोनों हमें मिलेंगी। ये होमोजाइगस डिजीज वाले होंगे और ये हेटेरोजाइगस वाले होंगे, जो कि कैरियर का काम करेंगे, डिजीज का काम नहीं करेंगे। अब इसी में अगर मैं पेडिग्री बदल दूं, मैं आपको बता दूं कि ये केवल और केवल आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी बात। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं यहां क्या करूं कि भाई मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट है, मैं कहूं कि एक पेरेंट तो अफेक्टेड था, लेकिन आगे जो बच्चे बने हैं, बच्चों में किसी में भी आपको डिजीज नहीं मिल रहा। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया है कि इनका जो जीनोटाइप है वो है HB, इसका डिजीज वाला है तो HbS और HbS है। और ये आप बताइए कि होमोजाइगस डोमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें डिजीज नहीं है, इसमें डिजीज है। अगर आप क्रॉस करवाओगे ना, तो सारे के सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे कैसे आएंगे? हाँ, हेटेरोजाइगस आएंगे, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में डिजीज पैदा नहीं होता। तो आप ये याद रखिए कि हमें ये याद तो करवा दिया जाता है कि पेरेंट्स में अगर डिजीज ना हो और बच्चों में मिल जाए तो ये रिसेसिव का होगा। आप ये भी बताइए कि पेरेंट्स में डिजीज हो लेकिन बच्चों में ना मिले, तो भी आप इसे रिसेसिव का ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको समझनी होगी बात। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा के दिए जा सकते हैं। अब फ्यूचर में आपको बोल दिया गया है कि भाई बताइए, इस वाले को हमने एक ऐसे बंदे से शादी करवाई जो नॉर्मल था, लेकिन उसके बच्चों में हमें डिजीज मिल गया, उसके बच्चों में हमें डिजीज मिल गया। तो अब आप बताओ इसका जीनोटाइप क्या रहेगा? तो सिंपल बात है कि भाई अगर इसमें डिजीज मिल गया है तो इसका जीनोटाइप HbA HbS, और इधर HbA और HbS। देखो, अगर ये HbS HbS होता तो इसमें डिजीज दिखता, नहीं दिख रहा। दूसरा, अगर ये HbA HbA होता तो क्रॉस करने के बाद किसी में भी डिजीज नहीं आता। लेकिन अगर डिजीज आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया है कि HbS HbS तभी डेवलप हो पाएगा जब ये वाला बंदा हेटेरोजाइगस रहा होगा, और ये तो ऑलरेडी पहले से हेटेरोजाइगस है, हमने डिजीज में पता कर ही लिया। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के देगा। ये सिंपल सी कैटेगरीज है इनकी, ऑटोसोमल रिसेसिव की। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल बातें याद रखिए कि भाई ऐसे एक पेडिग्री आपके सामने बनी हुई है, उसका जीनोटाइप लिख के आप देखिए और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि एक पेडिग्री को सॉल्व करने के अंदर आपको 1 मिनट का टाइम लगता है, और ये सच्चाई भी है और लगना भी चाहिए, क्योंकि नीट के एग्जाम में हमें जो टाइम मैनेजमेंट है हमारा, वो इसी टाइप का ही है कि इसी तरीके से हमें याद रखना है। ठीक है। ये आपको जो डिजीज मैंने बताया बच्चे, वो सिकल सेल एनीमिया के बारे में था। अभी हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट, वो हम बात करने वाले हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया की। अब जो नेक्स्ट डिजीज हमें पढ़ना है उसका नाम है बच्चे फिनाइल कीटोन्यूरिया। आप बताइए, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज या डिसऑर्डर है, और इसमें आपको समझना होगा कि ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, तो आपको यही याद करना है कि एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन। अगर कंडीशन यहां कैसी रहेगी? होमोजाइगस, तभी अपने आप को क्या कर पाएगा? एक्सप्रेस।
इस डिजीज में बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो एनसीईआरटी कहती है कि एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड जो है बच्चे, उसे कन्वर्ट होना होता है टायरोसिन में। तो इसका मतलब जो टायरोसिन अमीनो एसिड है वो फिनाइल एलेनिन से बनता है एक एंजाइम के द्वारा। एनसीईआरटी ने उस एंजाइम का नाम नहीं लिखा, आपको याद नहीं होना चाहिए। वैसे फिनाइल एलेनिन हाइड्रोलेज एंजाइम होता है वो, है ना, पीएचए कहा जाता है इसे। तो आप बताइए कि ये एंजाइम जो है बच्चे वो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन आप बताइए कि जीन में म्यूटेशन होने से इस एंजाइम का प्रोडक्शन हो जाता है बंद, जिससे कि बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है कौन, हम बताते हैं फिनाइल एलेनिन। एक्यूमुलेट हो जाता है कौन, फिनाइल एलेनिन। और फिनाइल एलेनिन जब यहां एक्यूमुलेट होगा तो आप बताना कि भाई ये एक एक्यूमुलेशन के बाद एक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, जिसे हम नाम देंगे फिनाइल पायरुविक एसिड। और आप बताएंगे कि फिनाइल पायरुविक एसिड के बॉडी के अंदर ज्यादा एक्यूमुलेट होने से इसका सीधा इफेक्ट किस पे आता है, ब्रेन पर। तो आप बताएंगे कि इसमें जो डिजीज के अंदर जो वही बंदा होगा बच्चे, वो मेंटल रिटार्डेशन की तरफ होगा। एक तो ये बात समझनी है आपको, मेंटल रिटार्डेशन की तरफ होगा। और दूसरा कि भाई फिनाइल एलेनिन उसकी बॉडी के अंदर है और इस एंजाइम की कमी है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बताओ कि ज्यादा फिनाइल एलेनिन हो जाएगा, ज्यादा फिनाइल पायरुविक एसिड हो जाएगा तो ये यूरिन से भी बॉडी में बाहर आने लगेगा। तो यूरिन टेस्ट से पता चल जाता है कि भाई बंदे में फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज है या नहीं है, ये एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन है। और आप बताइए, ये भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो आपको याद करना होगा कि जीन अगर कैपिटल ए है मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है, सही है। तो आप बताएंगे डिजीज नहीं होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए में भी डिजीज नहीं होगा, लेकिन स्मॉल ए में ये डिजीज एक्सप्रेस हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे ही अगर इसका भी जीनोटाइप यहां पढ़ के देखें, आप देखिए पेरेंट्स में डिजीज नहीं है लेकिन बच्चों में मिल रहा है, मतलब कंडीशन हेटेरोजाइगस है। तो यहां आएगा स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल ए, या कैपिटल ए, यहां आ सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, या कैपिटल ए और यहां आ सकता है स्मॉल ए। ये डिजीज हो गया, ये पेडिग्री हो गई। दूसरा है कि पेरेंट में भी है बच्चों में भी है। पहले तो था पेरेंट्स में नहीं है, बच्चों में है। यहां अब है कि पेरेंट्स में भी है और बच्चों में भी है। तो आप बताओगे ये आएगा स्मॉल ए, लेकिन पेरेंट इसके साथ आएगा बच्चे हेटेरोजाइगस कैपिटल ए, क्योंकि स्मॉल ए की कंडीशन में आपको यहां पर डिजीज मिलेगा और कैपिटल ए स्मॉल ए इनका आपको जीनोटाइप मिल जाएगा। पेरेंट में नहीं है बच्चों में है, ऑटोसोमल रिसेसिव। पेरेंट में है बच्चों में भी है, ऑटोसोमल रिसेसिव, है ना, रिसेसिव। अब आपको यहां पढ़ना है कि भाई जैसे ये वाला हमारे पास था, इसमें पेरेंट में है लेकिन बच्चों में नहीं है। तो आप बताओ, ये हो गया स्मॉल ए और ये हो गया कैपिटल ए। तो सारे के सारे बच्चे कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए वाले आ गए। लेकिन अगर हम इसे क्रॉस करवाएं एक ऐसे पेरेंट से जो खुद नॉर्मल था लेकिन उसके बच्चों में हमें डिजीज मिल जाता है, उसके बच्चों में हमें डिजीज मिल जाता है, तो आप बताइए कि डिजीज का जीनोटाइप पहले लिखना होता है स्मॉल ए। अगर ये डिजीज आ रहा है तो इधर से ये कॉम्बिनेशन पक्का है कि कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, और ये कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है, कैपिटल ए आ सकता है, ये कैपिटल ए आ सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए आ सकता है। इन पेडिग्रीज को आप अगर तैयार कर लेंगे, प्रैक्टिस के साथ कर लेंगे, यही सेम टू सेम पेडिग्री बनेगी सिकल सेल एनीमिया के लिए, और यही सेम टू सेम बनेगी फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए। तो आपका ये जो काम है बच्चे, ये आसान हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करिए, है ना, और एक दो प्रैक्टिस के अंदर आप तैयार हो जाएंगे। और याद रखिए, जब भी जीनोटाइप लिखें पहले डिजीज का जीनोटाइप लिख लें, आप पहले डिजीज का जीनोटाइप लिख रहे हैं। अब बच्चा कहता है कि सर एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, इसका कैसे पता चलेगा? तो आपको ये जीनोटाइप लिखने से ही पता चलेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक्स लिंक्ड होगा ना, एक्स लिंक्ड, तो आपको क्रॉस मेल फीमेल याद करना है, क्योंकि एक का एक्स दूसरे के मतलब दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के अंदर, उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम एक गैमेट में, दूसरा दूसरे में जाता है, तो वो क्रॉस से पता चलता है। लेकिन आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको डिजीज का, आप उल्टा चलिए हमेशा, जब भी आप लिखना शुरू करें ना पेडिग्री के अंदर, तो पहले आप डिजीज का जीनोटाइप लिख लीजिए, आपको पॉसिबिलिटी समझ में आ जाएंगी। और एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम मिलता है, और आप बताइए कि भाई पेडिग्री एनालिसिस के लिए हम एक क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम तो दे ही सकते हैं।
अब नेक्स्ट जो डिजीज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है थैलेसीमिया। आप बताइए, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। जब इसके बारे में बात करते हैं तो आप बताते हैं कि भाई थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया में बेसिकली क्या है कि जैसे हम आरबीसी की बात करें और आरबीसी में हम हीमोग्लोबिन की बात करें, तो हीमोग्लोबिन में हमने बताया है कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इनका नाम है अल्फा, अल्फा डैश, बीटा और बीटा डैश, ऐसे करके हम इनको पढ़ते हैं। बताइए कि थैलेसीमिया जो होता है बच्चे, इसमें ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो थैलेसीमिया डिजीज में आप बताएंगे क्या होगा, तो हम बताएंगे रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्फा और द बीटा चेन इन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर आप बताएंगे अल्फा या बीटा चेन का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें याद करनी है। आप बताइए, एक तो अल्फा चेन का अगर प्रोडक्शन कम होता है तो उसे हम नाम देते हैं अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया का मतलब है रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है। अब इसमें आपको समझना होगा कि भाई इसका जीन जो है ये रेगुलेट होता है बाय 2 जीन्स। ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन बताता हूं जो कंफ्यूजिंग रहती है बच्चे के लिए। रेगुलेटेड बाय 2 जीन्स। एनसीईआरटी लिख के देती है HbA1 एंड HbBA2, ऐसे करके एनसीईआरटी ने जीन के नाम लिख के दिए HbA1 और HbA2। ये दोनों जीन होते हैं, बोलो, ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। अब एनसीईआरटी कह रही है कि भाई इन जीन्स के अंदर, अगर इन जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन हो जाए तो प्रोडक्शन ऑफ द अल्फा चेन जो है वो चेंज हो जाता है। और एनसीईआरटी लिखती है कि चेंज इन वन और मोर, चेंज इन या म्यूटेशन इन वन और मोर फ्रॉम दीज 4 जीन्स। बच्चा कहता है सर जीन तो 2 ही हैं, एनसीईआरटी ने 4 कैसे लिख दिया? आप लाइन पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी के अंदर तो साफ साफ लिख के देगी एनसीईआरटी कि इसमें 1 और मोर ऑफ द 4 जीन्स एनसीईआरटी लिख के देती है। बच्चा कहता है सर जीन तो हमारे पास कितने हैं? 2। एनसीईआरटी ने आउट ऑफ 4 कैसे लिख दिया? मैं आपको समझाता हूं। बताइए कि ह्यूमंस आर डिप्लॉयड, ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो आप बताओगे कि जो क्रोमोसोम नंबर 16 है उसकी आपके पास 2 कॉपीज होंगी। अगर उसकी 2 कॉपी हैं तो यहां अगर जीन आपके पास HbA1 है तो इधर भी तो होगा ना HbA1। तो इसका मतलब जीन भी पेयर में होगा, क्रोमोसोम भी पेयर में है। और आप बताइए HbA2 और HbA2, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में होंगे ना बच्चे, इसको हम बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आप बताइए होमोलोगस क्रोमोसोम्स होने की वजह से एनसीईआरटी ने यहां इतने चारों में से 4 लिखा है। वो कह रही है कि इसमें से अगर जीन में कोई चेंज आता है तो आप बताएंगे कि अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसके प्रोडक्शन पर फर्क पड़ेगा। ऐसे ही आपको याद करना है दूसरा थैलेसीमिया जो है बच्चे, उसे नाम देते हैं बीटा थैलेसीमिया। जब आप बीटा थैलेसीमिया की बात करते हैं, बीटा थैलेसीमिया की, तो आप बताएंगे इसमें प्रोडक्शन रिडक्शन होता है, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। और आप बताइए कि ये रेगुलेटेड बाय 1 जीन।
और उसका नाम एनसीईआरटी लिख के देती है HBB, ऑन क्रोमोसोम नंबर 11 नंबर क्रोमोसोम पर यह जीन होता है HBB। और आप बताइए इन जीन्स में, यहां एनसीईआरटी आपके लिख के देगी आउट ऑफ 2। क्यों? क्योंकि वही बात है कि अगर 16 नंबर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है तो बोलो 11 नंबर क्रोमोसोम की भी 2 कॉपी होंगी। सही है। तो आप बताएंगे कि इसमें इसका भी तो आपको एलीलिक अगर कॉम्बिनेशन पढ़ना होगा तो जीन्स भी तो पेयर में होंगे ना। तो ऐसे एनसीईआरटी ने आउट ऑफ 2 लिखा है इसके लिए, आउट ऑफ 4 लिखा है इसके लिए, ये ध्यान रखिएगा। और लास्ट की जो लाइन है वो बच्चों को थैलेसीमिया में थोड़ा सा दिक्कत करती है ग्लोबिन के प्रोडक्शन को लेकर। वहां एनसीईआरटी ने क्वांटिटेटिव लिखा है, उसने कहा कि सिकल सेल एनीमिया से ये डिफर है क्योंकि यहां पर क्वांटिटेटिव जो है बच्चे वो इफेक्ट है। सही बात भी है, मैंने क्लियर किया कि सिकल सेल एनीमिया में हम बताते हैं कि शेप ऑफ आरबीसी सिकल शेप हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ आरबीसी में कोई फर्क नहीं पड़ता या नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप बताइए कि यहां पर तो नंबर में फर्क पड़ रहा है, नंबर में फर्क पड़ रहा है, इसलिए एनसीईआरटी ने लास्ट में इसको क्वांटिटेटिव बताया है। एक तो ये ध्यान रखिएगा आप बात, है ना। तो 3 डिजीज आपको ऑटोसोमल में याद करने हैं रिसेसिव के अंदर, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया और तीसरा है बच्चे थैलेसीमिया। ये तीनों आप तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज है बच्चे वो क्रोमोसोमल डिजीज है, जिनमें कि एनसीईआरटी ने हमें सिंड्रोम्स पढ़ाए हैं, उनकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास बच्चे टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में 2 तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, एक तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आना और एक होता है क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आना। आप बताइए हमारी एनसीईआरटी में यहाँ पर जो डिजीज हमें सिंड्रोम्स पढ़ाए गए हैं वो क्रोमोसोम नंबर को लेकर बताए गए, और शुरुआत भी एनसीईआरटी वहीं से करती है कि भाई चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर्स, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर्स। इसमें एनसीईआरटी ने एक टर्म लिखा है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है 1 या 2 क्रोमोसोम्स का बच्चे मतलब क्या हो जाना, फर्क आ जाना। क्रोमोसोम एक या क्रोमोसोम का पेयर अगर बच्चे नंबर में कम या ज्यादा हो गया है तो उसे एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इसको एनसीईआरटी कह रही है कि भाई ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज 1। ये ध्यान रखिएगा आप कि एनाफेज 1 के दौरान अगर ऐसा कोई चेंज आ जाता है, इसमें प्रॉब्लम आती है सेल साइकिल के दौरान, तो एन्यूप्लॉइडी डेवलप हो जाता है, एन्यूप्लॉइडी डेवलप हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप। भाई सेल साइकिल के दौरान ऐसा होता है, कैसे होता है मैं आपको क्लियर करूं। इसमें एनाफेज 1 में क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन में फर्क कैसे आता है, जैसे आप सेल डिवीजन पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि एनाफेज के दौरान हम बताते हैं, जैसे ये सेल है हमारे पास, अभी सेल डिवीजन शुरू भी कर दिया है मैंने और साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी भी शुरू कर रहा हूं मैं। तो आप बताएंगे जैसे ये सेल है, तो इस सेल में क्या होता है, हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स होते हैं ना, पेयर्स, मेटाफेज 1 में वो ऐसे आके इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होते हैं पेयर्स। ये मेटाफेज 1 है, ठीक है। और इनको इक्वेटोरियल प्लेट पर रखने का काम जो करेगा बच्चे, वो कौन करेगा, तो हम कहेंगे स्पिंडल फाइबर करते हैं ये काम। यहां ऐसे स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो आप बताते हैं कि ये मेटाफेज 1 है। फिर उसके बाद एनाफेज 1 जब आती है तो आप बताएंगे कि जो कॉपी के क्रोमोसोम्स, पेयर के क्रोमोसोम्स होते हैं, ये इधर चला गया, ये क्रोमोसोम इधर चला गया, ये क्रोमोसोम इधर चला गया। ऐसे आप बताएंगे कि ये क्रोमोसोम इधर आ गया, ये क्रोमोसोम इधर आ गया, ये क्रोमोसोम इधर आ गया। इसे आप नाम देते, इनको क्रोमोसोम्स को इधर लाने का काम करेगा बच्चे स्पिंडल फाइबर। इसे नाम देते हैं सेग्रीगेशन, और ये है एनाफेज 1। ये नॉर्मल केस है। लेकिन अगर बच्चे एबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो एबनॉर्मेलिटी में क्या होगा कि जैसे ये सेल थी, जैसे ये सेल थी, इस सेल के अंदर हम बताएं कि ये क्रोमोसोम इधर आ गया, ये क्रोमोसोम इधर आ गया, ये क्रोमोसोम भी इधर आ गया, इधर ये क्रोमोसोम इधर आ गया, ये क्रोमोसोम इधर आ गया। लेकिन ये ग्रीन और रेड एक दूसरे को छोड़ नहीं पाए,
और आप बताएंगे कि इधर क्रोमोसोम का पूरा एक पेयर चला गया। तो अगर इस वाले एंड पे आप देखोगे ना, तो इस पोल पे 4 क्रोमोसोम आ गए और इस पोल पे 2। वैसे होना चाहिए था कि 3 क्रोमोसोम इस पोल पे और 3 इस पे आने चाहिए थे। अब आप बताइए, ह्यूमन सेल के साथ ये 3 और 4 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो 23 और 23 क्रोमोसोम्स का होता है कि 23 क्रोमोसोम इधर और 23 क्रोमोसोम इस पोल पे जाते हैं। लेकिन आप बताइए, अगर किसी एक पेयर में गड़बड़ हो जाए तो बनने वाले गैमेट्स जो होते हैं वो इक्वल नंबर में नहीं बनते, फिर डिफरेंस आ जाता है। एक गैमेट बनेगा 24 क्रोमोसोम्स के साथ और एक बनेगा 22 क्रोमोसोम के साथ। अगर 24 वाला किसी नॉर्मल गैमेट से फ्यूज करेगा तो 24 प्लस 23 हो जाएंगे बच्चे कितने आपके पास, 47। और अगर बच्चे आपके पास जो, हाँ, 22 वाला अगर 23 वाले से करेगा बच्चे क्रॉस, तो 45 क्रोमोसोम रह जाएंगे। तो क्रोमोसोम जाइगोट में कम हो जाते हैं। एबनॉर्मेलिटी ऑफ द सेल साइकिल मींस मियोसिस के दौरान एनाफेज 1 में अगर सेग्रीगेशन नहीं होता है तो। और दूसरा, एनसीईआरटी ने आपको यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज लिख के बताया है पॉलीप्लॉइडी। एनसीईआरटी का कहना है कि भाई जैसे आप सबसे पहले G1 फेज में थे, उसके बाद आप S फेज में गए और फिर आप G2 फेज में आए। G2 फेज के बाद आपने प्रोफेज पढ़ी, प्रोफेज के बाद आपने मेटाफेज पढ़ी, और मेटाफेज के बाद जब आप एनाफेज पढ़ते हैं तो एनाफेज में हम बताते हैं कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। ये मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूं। पॉलीप्लॉइडी जो है बच्चे, एनियोप्लॉइडी में हम बेसिकली मियोसिस को याद रखें क्योंकि क्वेश्चन इसी पे ही आएंगे, और पॉलीप्लॉइडी में बेसिकली हम माइटोसिस को याद रखें, क्वेश्चन इसी पे ही आएंगे। तो नॉर्मल एनाफेज में जब आप जाते हो तो हम बताते हैं कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स की वजह से। ये तो है बोलो नॉर्मल केस। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर मेरे पास जो सेल थी बच्चे उसमें 4 क्रोमेटिन फाइबर थे, तो आप बताओगे कि इस एनाफेज के बाद, ये एनाफेज है, इसके बाद बनने वाली जो दोनों डॉटर सेल्स होंगी उनमें आपको 4 क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन फाइबर मिल जाएंगे। 4 इसमें मिल जाएंगे और 4 इसमें मिल जाएंगे। लेकिन आप सोचो कि अगर स्पिंडल फाइबर ही ना बने तो बताइए कि स्पिंडल फाइबर्स नोट फॉर्म। अगर यहां स्पिंडल फाइबर नहीं बनते हैं तो आप बताएंगे कि ये जो कंडीशन थी ना एनाफेज में, उसमें क्रोमेटिड्स जो होंगे बच्चे वो अपोजिट पोल पर जा ही नहीं पाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहीं रह जाएंगे। अब आप बताइए कि जब बच्चे एक सेल के दोनों पोल्स पर क्रोमोसोम चले जाते हैं तो यहां हो जाता है साइटोकाइनेसिस। लेकिन जब पोल ही डिसाइड नहीं हुए क्योंकि स्पिंडल फाइबर ही नहीं बने एबनॉर्मेलिटी के टाइम पे, तो आप बताओगे कि साइटोकाइनेसिस होगा नहीं और यही एक सेल का न्यूक्लियस रह जाएगा और इसमें टोटल क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड के नंबर हो जाएंगे बच्चे आपके पास 8। मतलब जो आपके पास मदर सेल 4 वाली थी ना, अब वो 8 क्रोमोसोम वाली हो गई है। क्यों हो गई है कि एक तो स्पिंडल फाइबर नहीं बने और दूसरा साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। एनसीईआरटी ने दोनों बातें नहीं लिखी हैं। एनसीईआरटी ने केवल साइटोकाइनेसिस के बारे में लिखा है ना, साइटोकाइनेसिस के बारे में लिखा है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि भाई पॉलीप्लॉइडी के दौरान स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनते हैं, स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनते हैं। अगर बच्चे आप ये बताइए कि स्पिंडल फाइबर तो बन गए हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, स्पिंडल फाइबर बन गए हैं लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो फिर पॉलीप्लॉइडी नहीं आती। हाँ, फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आती है। इसे सिंसाइटियम लिखा है सेल डिवीजन में एनसीईआरटी ने। लेकिन आप बताइए, अगर आप पॉलीप्लॉइडी डेवलप करना चाहते हैं तो ये केस भी होना जरूरी है कि स्पिंडल फाइबर भी ना बने और साइटोकाइनेसिस भी ना हो। ये वाली कंडीशन जरूरी है। एनसीईआरटी ने यहां केवल साइटोकाइनेसिस के बारे में बोल दिया। आप बताओ कैरियोकाइनेसिस सही से हो जाए, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज तो सही से हो जाए और साइटोकाइनेसिस ना हो, तो फिर पॉलीप्लॉइडी नहीं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन डेवलप होती है। लेकिन हमें यहां पॉलीप्लॉइडी डेवलप करनी है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है क्या, हाँ, उसके लिए जरूरी हो जाएगा बच्चे कि साइटोकाइनेसिस तो बाद की बात है, पहला केस ये है कि स्पिंडल फाइबर ना बने। ये ध्यान रखिएगा। अब एनसीईआरटी आगे आपको बताती है कि भाई अगर आप क्रोमोसोम नंबर में डिफरेंस का आप खेल देखते हैं, पॉलीप्लॉइडी की बात नहीं करी है एनसीईआरटी ने, पॉलीप्लॉइडी के बारे में बेसिकली प्लांट में लिखा है। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि पॉलीप्लॉइडी जनरली देखने को प्लांट्स में मिलती है। हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में एन्यूप्लॉइडी के केस बताए हैं। 3 सिंड्रोम है हमारे पास। पहला है बच्चे डाउन, दूसरा है क्लाइनफेल्टर और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम,
है ना। तो उन सिंड्रोम्स की बात करते हैं अभी हम। तो सबसे पहला डिजीज हम जो पढ़ेंगे बच्चे, उसका नाम है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। इसमें आपको याद करना है कि इस सिंड्रोम में क्या होगा कि जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, 21st क्रोमोसोम जो होता है, उस क्रोमोसोम का आपको बताना है बच्चे की ट्राइसोमी डेवलप हो जाएगा। ट्राइसोमी का मतलब हो गया है कि भाई एक क्रोमोसोम जो है ह्यूमन में उसकी 2 कॉपी होती हैं, लेकिन यहाँ 21 नंबर क्रोमोसोम की 3 कॉपीज आपको मिलेंगी, मतलब 3 होमोलोगस क्रोमोसोम मिलेंगे। तो क्रोमोसोम क्या हो गया है, 21 नंबर क्रोमोसोम ज्यादा हो गया है। 21 नंबर क्रोमोसोम के ज्यादा होने की वजह से आप बताएंगे कि यहाँ डाउन सिंड्रोम डेवलप हो गया है। इसके बारे में एनसीईआरटी हमें ये साफ साफ लिख के दे रही है कि लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बच्चे बताया था। इसमें छोटे कद का होता है बंदा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसका कद छोटा होगा, माउथ ओपन रहता है, और जो टंग होती है, टंग के अंदर आपको क्या मिलते हैं बच्चे, फरो मिलती है ना, मतलब खड्डा मिलता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं डाउन सिंड्रोम के, ये आपको सिंपल याद करना है। 21 नंबर क्रोमोसोम जो है उसमें ट्राइसोमी होने का मतलब, ट्राइसोमी क्या है, ये म्यूटेशन वाला जो लेक्चर था ना बच्चे, लास्ट से लास्ट लेक्चर जो था, उसमें बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया था। ट्राइसोमी, मोनोसोमी, ये सारे शब्द मैंने क्लियर किए थे। और आपको बताना है कि भाई इसमें ये जो डाउन सिंड्रोम है इसके अंदर मेंटल रिटार्ड होता है, ह्यूमन जो भी है छोटे कद का होगा, माउथ खुला रहेगा। उसके बारे में एनसीईआरटी ने ऊपर एक डायग्राम दिया है, बच्चे का डायग्राम, वो आप याद रखिएगा। उस डायग्राम को देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन से सिंड्रोम को लेकर है ये। दूसरा हम जो सिंड्रोम यहां पढ़ते हैं बच्चे, उसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जब हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली हम बताते हैं कंडीशन है एक्स एक्स वाई की, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम मेल ह्यूमन के अंदर क्या हो जाता है, ज्यादा। अब अगर एक एक्स क्रोमोसोम मेल ह्यूमन में यहां क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, तो आप बताएंगे कि भाई यहां एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा होने का मतलब एनसीईआरटी बता रही है फेमिनाइन डेवलपमेंट। मतलब आपको समझना है, यहां फेमिनाइन का मतलब होता है फीमेल, कि भाई फीमेल के करेक्टर्स आ जाते हैं मेल में, फीमेल के करेक्टर्स आपको दिखने लगते हैं किसमें, मेल में। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये बहुत अच्छे से कि भाई इसके अंदर आपको बताना है कि भाई फीमेल वाले करेक्टर्स यहाँ डेवलप हो जाएंगे, और फीमेल करेक्टर्स जब यहाँ डेवलप हो जाएंगे तो इस टाइप के आप ऑर्गेनिज्म को बताएंगे कि भाई ये जनरली स्टेराइल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल, ये ध्यान रखिएगा आप। और नेक्स्ट जो आपके पास है बच्चे वो है टर्नर सिंड्रोम। और टर्नर सिंड्रोम में हम बताते हैं कि जो फीमेल है उसमें एक क्रोमोसोम कम है, मतलब यहाँ टोटल क्रोमोसोम है 47, यहाँ टोटल क्रोमोसोम है 47, लेकिन यहाँ टोटल क्रोमोसोम है 45। एक एक्स क्रोमोसोम की कमी आ गई, इसका मतलब आप बताएंगे मेल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं इन फीमेल्स। आप बताएंगे कि जो फीमेल्स हैं उनमें मेल वाले कैरेक्टर आपको दिखने लगेंगे। और दूसरी बात बतानी है कि भाई ये भी स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते, ध्यान रखिएगा, ये भी स्टेराइल होते हैं, फर्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। ओवरी नहीं बनती है, ओवरी रूडिमेंट्री लिखा एनसीईआरटी ने, मतलब ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और आप बताएंगे ये भी आगे नए बच्चे को बर्थ नहीं दे सकते हैं। तो ये सिंड्रोम 3 आपको याद करने हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। एनसीईआरटी में एज इट इज आपको दिया गया है, अच्छे से पढ़िए बच्चे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वाला चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सीक्वेंस में हम बायोटेक्नोलॉजी को शुरू करेंगे और साथ ही साथ सेल डिवीजन चल ही रहा है, मतलब 2 चैप्टर अब अपने इसको बराबर चला लेंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।